Capital cannot have a debit balance, but if the capital is fluctuating, capital can have a debit balance. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों ये, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस? सीधी सी बात है, अगर कैपिटल फिक्स है तो भैया उसका डेबिट बैलेंस नहीं होता। फिक्स का फिक्स, हमें उससे ज़्यादा विड्रॉ करंट अकाउंट इसलिए बना रहे हैं कि भैया जो चीज़ है, जो छेड़खानी करनी है वो करंट अकाउंट में करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएट ही होती रहती है, इसमें अलाउड है। हल जो नोट हो गया, आगे चलूं। चल रहा हूं बच्चों मैं आगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ कैपिटल इज फिक्स, इफ कैपिटल इज फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट चेंजेस। अगर कैपिटल फिक्स है, किन सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकती है? इट कैन चेंज। बच्चों अगर कैपिटल फिक्स है तो किन सर्कमस्टेंसेस में कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकती है? सिर्फ दो ही सर्कमस्टेंसेस है जब कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकती है। कौन कौन से भाई? इफ कैपिटल फिक्स, इट कैन चेंज ओनली अंडर टू सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन से? पहला, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और दूसरा परमानेंट विड्रॉल, जिसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। और दूसरा परमानेंट विड्रॉल, जिसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। परमानेंट ड्रॉल्स या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोला जाता है बच्चों। यही दो सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे कैपिटल अगर फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता है। हाँ जी, जो हो गया नोट। हाँ, जो राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ऑफ पार्टनर, ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, वो बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। ही कैन टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो बिजनेस के रोज के काम है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ही कैन टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ही कैन टेक पार्ट्स इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी बिजनेस के पार्ट्स इन डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स, जो रोज के अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, मतलब जो डे टू डे की क्या परचेजिंग करनी है, किससे सेल करनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना हो जो ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी, ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है।
Without his consent, no new partner can be admitted. Without the consent of the partner, no new partner कैन बी एडमिटेड. सारे पार्टनर एग्री करें तभी नया पार्टनर एग्री होता है, तो वो मना कर सकता है कि ये पार्टनर एग्री नहीं होगा. विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड. तो जो एक ना ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो ना बेटो, जो डे टू डे अफेयर्स के जो डिसीजंस होते हैं ना वो मेजोरिटी से होते हैं. जो डे टू डे अफेयर्स के जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, मेजोरिटी से होते हैं. और जो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो एडमिशन रिटायरमेंट होते हैं वो सारे कंसेंट से होते हैं. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मान लो भैया 3 पार्टनर हैं, 2 ने कहा इससे परचेजिंग कर लेते हैं, एक ने मना कर दिया कि इससे परचेजिंग नहीं करनी. तो मेजोरिटी कह रही है, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है. तो ए बी सी 3 पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि एक डी से परचेजिंग, ए कह रहे हैं डी से परचेज कर लेते हैं, बी कह रहे हैं डी से परचेज कर लेते हैं, सी कह रहे हैं नहीं, सी कह रहे हैं डी से परचेज नहीं करनी. तो क्या डी से परचेजिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है. डे टू डे अफेयर मेजोरिटी डिसीजन से होते हैं. जो डे टू डे अफेयर्स है, परचेजिंग करना, सेल्स करना, खर्चे करना, वो मेजोरिटी डिसीजन से होते हैं. लेकिन जो मेजर डिसीजन है जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? तो याद रखना बच्चों ये बात. अगर डे टू डे अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हो गया खरीदना, परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, वो तो कैसे हो सकते हैं, वो मेजोरिटी डिसीजन से हो सकते हैं. लेकिन जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, वो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होते हैं. तो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है. ये बात याद रखना जो मैंने बताई है आपको. कर दूं भाई रेस, हो गया नोट? फिर वो तो सभी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होता है. एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे बैठा हुआ कि सर पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस लाने हो तो वो कैसे होगा? तो पूरी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस लाने हो तो भैया सभी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से हो सकता है. ठीक है जी. अगर पार्टनरशिप डीड में आपको चेंजेस लाने हो तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से हो सकता है. आगे चलते हैं जी. कैन माइनर कैन बिकम द पार्टनर? कैन माइनर कैन बिकम द पार्टनर? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? कैन माइनर कैन बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म? मुझे वो ना सिर्फ ही क्या माइनर जो है ना वो सिर्फ माइनर कैन बी ओनली पार्टनर इन बेनिफिट्स ऑफ द फर्म. सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ द फर्म के लिए पार्टनर बन सकता है, उसको लॉसेस के लिए लायबल नहीं किया सकता. माइनर कैन ओनली पार्टनर इन द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म. ही कैन नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस ऑफ द फर्म. तो सीधी सी बात है जो एक पार्टनर को अगर माइनर जो है उसको सिर्फ प्रॉफिट दिया जा सकता है लेकिन उसको लॉस के लिए लायबल नहीं किया सकता. तो याद रखना जो माइनर को जो पार्टनर बनाया जा सकता है सिर्फ बेनिफिट्स. माइनर कैन बी ओनली पार्टनर बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, यानी प्रॉफिट्स. बेनिफिट मतलब प्रॉफिट. उसे लॉस के लिए पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, वो लॉस बियर नहीं करेगा. जब तक वो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट बियर करेगा, वो लॉस बियर नहीं करेगा, वो कोई लायबल नहीं होगा. सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा उसको, बस लॉस के लिए कोई लायबल नहीं होगा. समझ आ गया बच्चों? तो ये बच्चों हमने फंडामेंटल कर लिया. मैं अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ, चैप्टर के यूनिट पे जा रहा हूँ. कर दो ये रेस नहीं करना, ये करना आगे. हाँ जी. अगला यूनिट है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन. मैं पहले इस पे जा रहा हूँ. रिकॉन्स्टिट्यूशन ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका दूसरा नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में. व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या इसका दूसरा नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जो ध्यान रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फॉर्म अलग होती है. डिसोल्यूशन पार्टनरशिप अलग होती है, उसका मतलब बिल्कुल बिजनेस बंद हो जाना. डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन एक ही होती है. याद रखना रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप सेम है. अगर इसके आगे मैं फॉर्म लगा दूं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा.
तो वो इसका मतलब बिजनेस बंद होना। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इट मीन्स existing partnership agreement, it means existing partnership agreement, it means existing partnership agreement comes to an end, it means existing partnership agreement comes to an end and a new partnership agreement comes into existence. पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुरू हो गया। इसे बोलते हैं जो क्या, रीकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर क्या बोल सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हाँ जो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर आ जाता है, इसके अंदर जो आ जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर आ जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आ जाता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, और क्या आ जाता है बच्चों, डेथ भी आ जाएगी। तो ये चार चीजें जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है, या आप कह सकते हो क्या कहलाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जो ये चार चीजें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको बच्चों याद रखना है कि इसके अंदर नई एक पुरानी पार्टनरशिप बंद हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कोई एसेट और लायबिलिटी बेचते नहीं है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेचते हैं। यहाँ पे आपका इसमें डिफरेंस आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। चलो बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया, आगे चलूं? हाँ बच्चों हो गया नोट के रुकूं? चल रहा हूं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? कब इतने मतलब बहुत बार आया पेपर में। डिसोल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? बहुत बार आ चुका है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक एक नंबर में कोई भी पॉइंट आ सकता है, एक पॉइंट देते हैं वो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है जी? पहला डिफरेंस मीनिंग, पहला है जो मीनिंग में इसमें तो वही लिखोगे, इट मीन्स existing partnership agreement comes to an end and a new partnership agreement comes into existence. और जो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है,
इसमें क्या होता है, जो एसेट्स आर सोल्ड इन दिस, हम बिजनेस बंद कर रहे होते हैं, इन दिस एसेट्स आर सोल्ड, हम अपने एसेट बेच देते हैं, एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज और कैपिटल को पे ऑफ कर देते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को पे ऑफ कर देते हैं, बिजनेस एंड बिजनेस इज क्लोज्ड, यहां बिजनेस क्लोज हो जाता है, बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं की जाती। एक नंबर में वो जो एक पॉइंट पूछेंगे कि भैया डिफरेंस बिटवीन पार्ट डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे बुक्स अंडर दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज नहीं की जाती, यहाँ पे बुक्स अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं। मैं कहता था ना जब डिसोल्यूशन कराता हूँ तो लाइसेंस अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारे एसेट जीरो कर दो, सारी लायबिलिटी जीरो कर दो। तो एसेट जीरो करना हो, लायबिलिटी जीरो करना क्या होता है, एसेट जीरो करना हो, लायबिलिटी जीरो करना क्या होता है, बुक्स क्लोज करना। तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों क्लोज हो जाती हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे बुक्स अकाउंट क्लोज हो जाएंगी, वहाँ पे बुक्स अकाउंट क्लोज नहीं होती हैं। आगे देखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पॉइंट तो सबसे ज़्यादा आया है पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल जी, ये पॉइंट तो सबसे ज़्यादा है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, सबसे ज़्यादा बोर्ड में यही पॉइंट आता है। इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूज, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूज रहती है, इसका मतलब बिजनेस कॉन्टिन्यू रहता है, दैट इज इट मीन बिजनेस कॉन्टिन्यूज। इट मीन्स बिजनेस कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट, कि बिजनेस आपका हमें एग्जिस्ट करता रहेगा। लेकिन जो अगर इधर की बात करें, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कॉन्टिन्यूज, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाती है। इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कॉन्टिन्यू, इट मीन्स बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट। बिजनेस बंद हो जाता है भाई हमारा यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे बहुत आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है जी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट, सीज के स्पेलिंग क्या होते हैं, CEASE, सीज टू एग्जिस्ट यानी बिजनेस बंद हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है भैया रीवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज। हाँ जी बच्चों, एडमिशन रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी होता है या नहीं होता? हाँ जी, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आपने रीवैल्यूएशन पढ़ा, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रीवैल्यूएशन होता है? नहीं होता, वहाँ तो एसेट वो क्लोज कर दिए जाते हैं बुक्स, तो क्लोज होता है। आप राइट क्रॉस मत मारना, वहाँ लिखना, यहाँ पे लिखना पेपर में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन होता है, एसेट लायबिलिटी होता है, यहाँ पे नहीं होता। राइट क्रॉस तो मैं बस शॉर्ट में करा रहा हूँ, आप लिखोगे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ होता है। एसेट सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ, एसेट सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ, क्या जो एडमिशन रिटायरमेंट में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। कहाँ होता है वो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होता है।
accounts prepared for profit and loss, accounts prepared for profit and loss. यहां पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बच्चों? यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, और यहां पे कौन सा बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जो हो गया नोट? जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ मुझे, जो हर साल ना हर प्री बोर्ड में, पिछले साल हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था वो लिखवाने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का, सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखवाने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसके प्री बोर्ड में ना आया हो। हाँ जी, देखो जी, एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ये कोई पिछले साल ना ऐसा मैंने किसी स्कूल में नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था, हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था। ऑर्डर ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ऑर्डर ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब डिसोल्यूशन होता है तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होती है? या फिर ऐसे आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ, इसका दूसरा ऐसे आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। इसको बोलते हैं जो सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पिछले साल हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ पे नहीं था। पिछले साल ना 2 बोर्ड प्री बोर्ड हुए थे ना, 2 बोर्ड प्री बोर्ड। तो सेकंड वो था ना, मतलब सेकंड बोर्ड जो था उसके अंदर डिसोल्यूशन था। जो सेकंड, हाँ, सब्जेक्टिव वाले में डिसोल्यूशन था, तो उसका प्री बोर्ड में सबके आया था। तो जो ये कहता है सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है, या फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताता है ये कि जब कोई डिसोल्यूशन हो रही हो तो कैसे पेमेंट करनी है। तो ये कहता है फर्म की जो प्रॉपर्टी है ना, जो फर्म की प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है, वो सबसे पहले बेच के इज अप्लाइड टुवर्ड्स, यानी बेच कर अप्लाइड टुवर्ड्स फर्म डेप्ट। पहले उसको फर्म के डेप्ट को चुकाना है, एंड देन सरप्लस इफ एनी, अगर बच जाए, एंड देन सरप्लस, ये सरप्लस है ये, एंड देन सरप्लस इफ एनी, अगर बच जाए, अप्लाइड टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर एंड कैपिटल। एक मिनट, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ द फर्म। हाँ सर, क्या कह रहे हो, कहां लिखा हुआ है? फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड टुवर्ड्स द फर्म डेप्ट एंड देन सरप्लस इफ एनी अप्लाइड टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ द पार्टनर एंड कैपिटल ऑफ द फर्म। सर ये कहता है कि अगर ना बिजनेस बंद हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसके जो एसेट बेच के जो पैसा यूज करोगे फर्म की आउटसाइड डेप्ट पे यूज करोगे, जो फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको यूज करोगे। फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है एसेट का, फिर आप उसे पार्टनर लोन को और फिर पार्टनर के कैपिटल को पे करोगे। ये तो जो ये ना सेक्शन में एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है, सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट की लाइन में लिख दिया कि अगर डिसोल्यूशन होती है तो सेक्शन 49 में लिखा हुआ है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म के एसेट्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है आपको। पहले फर्म की डेप्ट पे करनी है,
अगर वो डेब्ट पे करने के बाद फिर पैसे बच जाए तो फिर किसको पे करोगे? पार्टनर के लोन को। फिर पैसे बच जाए तो किसको पे करोगे? पार्टनर की कैपिटल को। मैं इसको तो वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको यही लाइन लिखनी है, थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए, मतलब समझाने के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपको पेपर में यही लाइन लिख के आनी है, रट लो इस लाइन को। होता क्या जो रियलिटी में बता रहा हूँ, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, जब फॉर्म के एसेट बेचते हैं ना, सबसे पहले हम रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं। अगर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद पैसा बचता है तो हम किसको पे करते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? अगर कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, जैसे आपने अपनी लैंड को गिरवी रखवाया हुआ है, बिल्डिंग को गिरवी रखवाया हुआ है, तो उन क्रेडिटर को पे करते हैं। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद पार्टनर के लोन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद आता है पार्टनर के रिलेटिव के लोन, पार्टनर रिलेटिव लोन पे करते हैं, जैसे पार्टनर की सिस्टर का, पार्टनर की वाइफ का। फिर उसके बाद पार्टनर के लोन का नंबर आता है। फिर पार्टनर के लोन के बाद पार्टनर कैपिटल का नंबर आता है। इस तरह से जो पेमेंट होती है, तो यही कह रहा है सेक्शन 49 कि पहले आप आउटसाइडर डेब्ट की पेमेंट करना। अगर एसेट बिकते हैं तो ये जो चारों चीजें हैं फर्म के आउटसाइडर डेब्ट है। तो ये कह रहा है फर्म प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी मतलब फर्म के एसेट, उसको अप्लाई करने आओ फर्म डेब्ट की तरफ, ये फर्म का डेब्ट है। एंड देन सरप्लस अगर बच जाए आपका तब भी, तो आप पे करना पार्टनर के लोन को और पार्टनर के कैपिटल को। समझ आ गई बात? फिर इसका सेक्शन 49 का सेकंड पॉइंट कहता है, सेक्शन 49 का सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर अब वो सेकंड पॉइंट ना पार्टनर की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो पार्टनर है, ये फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था सेक्शन 49। सेक्शन 49 के दो पार्ट है कि फर्म की प्रॉपर्टी जो एसेट बेच के करना क्या, फिर होता है क्योंकि एक प्राइवेट जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो उनके प्राइवेट एसेट भी लायबल होते हैं फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए। जो आपके फर्म के प्राइवेट एसेट होते हैं वो भी अगर फर्म की लायबिलिटी पे ना हो पाए फर्म के एसेट से, तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के फर्म की लायबिलिटी पे करनी होती है। तो वो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है सेकंड पॉइंट इसका कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर, अगर मान लो फर्म की लायबिलिटी ना पे कर पाए फर्म के एसेट से, ये चार चीजें आप ना पे कर पाओ फर्म के एसेट से, तो क्या होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज फर्स्ट applied towards the payment of private debts। मुझे अगर मान लो आपका घर तो आपका प्राइवेट है पार्टनर्स का, वो गिरवी पड़ा हुआ है क्योंकि आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो पहले घर बेच के पर्सनल लोन चुकाया जाएगा। फिर अगर बच जाता है कुछ पैसा, एंड द सरप्लस इफ एनी, यानी प्राइवेट एसेट से पहले प्राइवेट लायबिलिटी पे की जाएगी। अगर फिर पैसा बच जाता है, इफ सरप्लस इफ एनी, तो उससे क्या दिया जाएगा? इफ एनी अप्लाई टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट। तो फिर उसके बाद उस पैसे से फर्म के डेप्ट को पे किया जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, जो ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मान लो, मतलब सेकंड पॉइंट तब अप्लाई होता है कि जब आपके फर्म के एसेट से ना आप फर्म की लायबिलिटी पे नहीं कर पाए, फर्म के एसेट से फर्म की लायबिलिटी पे नहीं कर पाए, तो आपने पढ़ा हुआ है कि भैया कि पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट भी लायबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट एसेट कैसे लायबल होंगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ईच पार्टनर है ना, पहले अप्लाई की जाएगी उनकी प्राइवेट डेप्ट की तरफ, वो चुकाने के बाद अगर कुछ पर्सनल एसेट बच जाते हैं तो फिर उससे फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर है, उसका घर है जहां वो रह रहा है, वो 1 करोड़ का है, लेकिन उसने उस पर भी लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है 80 लाख का। तो पहले उस 1 करोड़ के घर को बेचा जाएगा, उससे उसका पर्सनल लोन 80 लाख का चुकाया जाएगा, फिर जो 20 लाख बचेगा उससे फिर फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। यानी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो पर्सनली लायबल भी होते हैं, उनके ज्वाइंटली एंड सिवरली लायबल होते हैं। आपने बीएसटी में पढ़ा होगा 11th में। यानी ये कहना जाता है कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी पहले वो बेचकर फर्म की डेब्ट पे करनी है, अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर की लोन पे करना, पार्टनर कैपिटल पे करना। मान लो हमने ना अभी फर्म की डेब्ट, हमने फर्म के एसेट बेचे और फर्म की लायबिलिटी चुका ना पाए, तो फिर हम क्या होंगे? पार्टनर के एसेट, पर्सनल एसेट बेचने होंगे। पार्टनर के पर्सनल एसेट, पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पहले पे होगी, अगर उनमें से कुछ बच जाता है तो वो फर्म की लायबिलिटी पे करेंगे उससे। समझ आ गया बच्चों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, हर स्कूल के प्री बोर्ड में आया था, याद कर लेना। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। जय माता दी।
लेट ड्रॉप।